बेटा आज हमें करना है बेसिक मैथमेटिक्स का समरी लेक्चर बोलिए या क्विक रिवीजन बोलिए। आपको ध्यान से सुनना है विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। प्लीज आप एक ऐसी शांत जगह पर चले जाइए, ईयरफोन लगा लीजिए। फिजिक्स को अच्छे से समझने के लिए आपको मैथ्स आनी चाहिए। एक अच्छे लेवल का फिजिक्स का सवाल इज बेसिकली अ गुड मैथमेटिक्स क्वेश्चन। ऐसे सवाल जहां पर एक ही क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है वहां पर तो ऑब्वियसली आप डबल डिफरेंशिएशन करके नहीं चेक करें तब भी काम चल जाए, लेकिन जब 2 पॉइंट्स आ जाएं या 3 पॉइंट्स आ जाएं या 4 पॉइंट्स आ जाएं तो आपको चेक करना पड़ता है। तो हम लोग मैथ्स वालों के पास गए तो मैथ्स वाले कुछ गणित अपनी लगा रहे थे, तो हमने कहा भैया अपना डिफरेंशिएशन हमें समझा दीजिए सो दैट हम लोग अपने अच्छे लेवल के सवाल कर पाए। तो वहीं से हमारे को डिफरेंशिएशन भी पढ़ना पड़ा। जीपी सीरीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार हमें जीपी सीरीज की क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। 11 लेक्चर 35 मिनट। अब बात यह है कि ये 35 मिनट किसके लिए काम करें। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर मेरे पास तो टाइम ही नहीं है रिवीजन का। जब लेक्चर होता है तो इतनी फोकस से चीजों को करो कि आखिरी में आंख बंद करो तो पूरा चैप्टर निकल जाए सामने से। ये होती है रिवीजन। और तू इन लेक्चर्स को बेटा 3-4 बार बीच बीच में जैसे टाइम मिले देख और रिवाइज कर, देख और रिवाइज कर। मैं बता रहा हूं ये मैंने 40 लिया है, तेरे को 10 मिनट भी नहीं लगेंगे बाद में। हेलो बच्चों, मेरा नाम है राजवंत सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अर्जुन अजय बैच में। बेटा आज हमें करना है बेसिक मैथमेटिक्स का समरी लेक्चर बोलिए या क्विक रिवीजन बोलिए। हम लोगों ने इस चैप्टर को अप्रोक्सीमेटली 10 या 11 लेक्चर में करा है, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री, ग्राफ्स एंड ऑल, स्लोप फ्लोप सारी चीजों के बारे में बात करी है जो हमें कहीं ना कहीं आगे वाले चैप्टर्स में रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि अब आपका इस चैप्टर का टेस्ट भी आने वाला होगा, तो आई होप बेटा आपको ये समरी लेक्चर कहीं ना कहीं काम करे और आप इसका अगर देखें तो इसी प्रकार से आप अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं कि पूरा चैप्टर आपका कहीं ना कहीं सबसे कम टाइम में हो जाए। मैंने कोशिश करी है कि मेजॉरिटी चीजें जो भी हम लोगों ने डिस्कस करी हैं क्लास में मैं उनको आपको एक बार रिवाइज कराऊं। आपको ध्यान से सुनना है विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। प्लीज आप एक ऐसी शांत जगह पर चले जाइए, ईयरफोन लगा लीजिए, आंख बंद करके एक बार रिकॉल करने की कोशिश करना कि क्या हम लोगों ने ये सारी चीजों के बारे में सुना है। ठीक है, हो सकता है इसमें अभी क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बहुत सारा डेटा लिखा हुआ है, तो आप यहां से चीजों को जब मैं बोलूं कि बेटा ये देखो हम लोगों ने ये चीजें पढ़ी हैं, तब ये आप इस चीज को एनालाइज करिएगा। और इसमें कुछ एरर्स हो सकते हैं तो वो साइड बाय साइड हम लोग करेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार देखो जब ऑपरेटर लिखता है, डीटीपी ऑपरेटर लिखता है तो उसको इतनी फिजिक्स या फिर उतनी मैथ्स की जानकारी नहीं होती है, वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है। तो ऑब्वियस है कि कभी कभार हमारी हैंड राइटिंग से उसको कंफ्यूजन होती है, तो कुछ चीजें वो गलत टाइप हो जाएंगी, लेकिन हम लोग उसको करेक्ट करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो बेटा बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोगों ने सबसे पहले क्या बात करी थी, हमने कहा था कि यार देखो फिजिक्स को अच्छे से समझने के लिए आपको मैथ्स आनी चाहिए। एक अच्छे लेवल का फिजिक्स का सवाल इज बेसिकली अ गुड मैथमेटिक्स क्वेश्चन। एक अच्छे मैथमेटिक्स के सवाल में अगर आप एक फिजिक्स का लॉजिक लगा देंगे तो वो एक अच्छा सवाल बन जाता है। दैट मीन्स कि आप फिजिक्स को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आपको जनरली आएगी मैथ्स में। तो इसीलिए हम लोग मैथ्स के वो टॉपिक्स जो बाद में कहीं ना कहीं आपको करा दिए जाएंगे और डिटेल और बेटर फॉर्म में कराएंगे ऑब्वियसली, लेकिन हमें क्या चाहिए, एक छोटा फॉर्म जिससे हमारे पास मैथमेटिकली कोई दिक्कत ना आए अपने फिजिक्स के सवालों को करने में। ठीक है, तो जब हम लोगों ने बेसिक मैथ्स की बात करी थी सबसे पहले हम लोगों ने एंगल से स्टार्ट किया था, है ना, कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री से बेसिकली हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो याद करिए कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने कहा था कि जो एंगल है दैट इज आर्क लेंथ बाय रेडियस, और आर्क लेंथ बाय रेडियस जब हम लोग एंगल की बात करेंगे तो ये डायमेंशनलेस रहेगा, लेकिन इसकी यूनिट हमारे पास रहती है रेडियंस। सर डिग्रीज भी हमारे पास एंगल की यूनिट होती थी, बिल्कुल होती है, लेकिन कभी भी अगर आप किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अगर एंगल को डालेंगे तो हमेशा आप किस में डालेंगे, रेडियंस में ही डालेंगे। ठीक है, तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियंस, अगर ये कहीं लिखा नहीं है तो आपको याद हो जाना चाहिए 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियंस। ठीक है, हम लोगों ने यहीं से सारी चीजों को यहां पर कन्वर्ट किया था। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल की हमारे पास 3 साइड है। ठीक है, 90 डिग्री के सामने हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज, और जो भी आप एंगल लेंगे, ये वाला एंगल लेंगे तो बेस और परपेंडिकुलर इसके हिसाब से चेंज होते हैं। कई बच्चे इस चीज पर ध्यान नहीं देते। अगर यहां पर थीटा है तो थीटा के साथ बेस होएगा और एक हाइपोटेन्यूज होगा। थीटा इज ऑलवेज बिटवीन बेस एंड हाइपोटेन्यूज, ये चीज याद रखनी है। तो अगर 90 डिग्री आपका यहां पर है तो हाइपोटेन्यूज आपका बिल्कुल सामने आपको दिखाई देगा। ठीक है, और एंगल के सामने होता है हमारे पास परपेंडिकुलर। ठीक है, तो साइन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, और कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा, सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा, कॉट थीटा टैन थीटा का हमारे पास उल्टा होता है। ये ट्राइंगल के साइड्स के रेशियोज होते हैं, तो इसीलिए हमारे पास डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, अब बात आती है एक स्टैंडर्ड ट्राइंगल था हमारे पास 3, 4, 5 का। याद करिए 3, 4, 5, तो जो 3 और 5 के बीच का एंगल होता है दैट इज 53 डिग्री, और 4 और 5 के बीच का एंगल होता है 37 डिग्री। मैंने याद कराया था 3 और 5 के बीच का एंगल हमारे पास, या 5 और 3 के बीच का एंगल 53 डिग्री, आप याद रखेंगे क्योंकि कई सवाल आपको हम लोगों ने डीपीपी में भी दिए थे, cos 37 sin 37। जब इसकी बात आती है तो आप कहां से यूज करते हैं, इसी 3, 4, 5 स्टैंडर्ड ट्राइंगल से, जो कहीं ना कहीं आईआईटी एडवांस भी कई बार पूछ चुका है। ठीक है, तो हमारे पास एक 12, 4
12, 5 और 13 का भी ट्राइंगल है, इसका भी याद रखना है। अब हम लोगों ने बात करी थी कि अगर मान लीजिए मैंने आपको tan थीटा इक्वल टू 4 दिया है, दैट डज नॉट मीन्स कि कई बच्चे कहें कि भैया सर परपेंडिकुलर 4 है, बेस 1 है। नो, अगर मेरे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो बेसिकली दो साइड्स ऑफ ट्राइंगल के रेशियो है, वो कुछ भी हो सकते हैं। जैसे अगर मान लो 4 है तो एक ट्राइंगल हमारे पास ऐसा हो सकता है, ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास ऐसा हो सकता है कि 4 और 1 हो। ये भी हो सकता है 8 और 4 हमारे पास नहीं, यहां पर हाँ 8 और 2 हो, ठीक है। ये भी हो सकता है 16 और 4 हो, क्योंकि इसमें जो ट्राइंगल्स के साइड्स के रेशियोज आएंगे वो हमेशा 4 ही आएगा। तो tan थीटा 4 इन सभी ट्राइंगल में सेम रहेगा, लेकिन साइड्स हमारे पास चेंज हो रही है। दैट मीन्स अगर आपको tan थीटा मैंने अगर 4 दे दिया है तो दैट डज नॉट मीन्स कि इफ इट ओनली मीन्स कि परपेंडिकुलर बाय बेस 4 है। यहां पर आपकी ट्राइंगल की साइड हमारे पास 4 और 1 नहीं है। अब कई बच्चे कहते हैं जब हमें ट्राइंगल की साइड नहीं पता है तो मैं साइन थीटा कॉस थीटा कैसे निकालूंगा, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा भी एक रेशियो है, राइट। तो अगर आपका एक ट्राइंगल था जहां पर tan थीटा हमारे पास 4 है तो थीटा ये हुआ, तो ये हमारे पास √17 आएगा, है ना। तो जब आप साइन थीटा निकालेंगे कॉस थीटा निकालेंगे, उनका भी रेशियो वही होगा। अगर यहां पर 8 और हमारे पास 2 होता, रेशियो वही रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको tan थीटा पता है तो cos थीटा ये सब कैसे निकालेंगे, तो जैसे 1, 4 और 17 आ गया तो आप एक ट्राइंगल बनाएंगे, सारी साइड्स आ गई पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम अगर हमारे पास देखें तो अंडर रूट में p² प्लस b² की वैल्यू हमारे पास हमेशा हाइपोटेन्यूज की होती है, तो ये वैल्यू निकाली थी बेटा साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्मूले लगा के हम लोगों ने निकाला, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड ट्राइंगल बना भी दिया है, तो यहाँ से मैं मिटा देता हूँ। 53 एंड 37 डिग्री का जो ट्राइंगल है वो हमारे पास 3, 4, 5 वाला ही ट्राइंगल होता है, ठीक है। फिर कुछ आइडेंटिटीज की बात करते हैं। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा की वैल्यू हम लोगों ने यहां से भी निकाली थी। मैंने आपको बताया था साइन a प्लस बी, ये मैथ्स में भी आएगा लेकिन फिर भी हमें जरूरत है। साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी। जब साइन होता है तो यहां का साइन आपका सेम रहेगा, अगर यहां प्लस है तो यहां प्लस है, यहां माइनस है तो यहां माइनस है। टर्म में क्या डिफरेंस रहेगा, साइन a कॉस बी, ठीक है। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। जब कॉस का फॉर्मूला आएगा ए प्लस बी या कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो साइन उल्टे हो जाएंगे, यहां प्लस है तो यहां प्लस है तो यहां पर आपका माइनस हो जाएगा बेटा, ठीक है। और यहां माइनस है तो यहां पर आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहां पे साइन उल्टा रहता है लेकिन टर्म सेम रहते हैं, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कुछ इस प्रकार से। tan a प्लस बी की अगर आप बात करोगे, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, tan a माइनस b तो tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। इसका हम लोग यूटिलाइज कैसे करते हैं, एक तो ये अगर a और b दोनों बराबर हैं तो ये sin 2 थीटा बन जाएगा। sin 2 थीटा ये हमारे पास आएगा 2 sin थीटा cos थीटा। और यहां पर a और b अगर आप दोनों को बराबर कर देंगे बेटा, तो हमारे पास जैसे ही आप a और b को बराबर रखेंगे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको फॉर्मूला मिलेगा। इससे हम लोग tan 15 डिग्री भी, sin 15 डिग्री भी, ये भी चीजें निकाल सकते हैं जब हमारे पास नोन एंगल्स होते हैं। जैसे sin 75 डिग्री तो हमारे पास sin 15 डिग्री, tan 165, cos 105, ये सारी चीजों को निकालने में हमें मदद करता है, ठीक है। अब अगर आपको ये वाले एंगल्स चाहिए तो हम लोगों को यहां पर, ठीक है, आई थिंक नेक्स्ट पेज पे हम लोगों ने वाली, अच्छा चलिए कोई नहीं, एक और हमारे पास, हाँ ओहो ये वाला हमारे पास, ये वाली चीजें मैंने आपको बता दी थी, स्लाइड वहां से स्टार्ट हुआ। तो साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा कोसेक थीटा, ये सारी हम लोगों ने ट्राइंगल्स की बात की थी। हम लोगों ने कहा था 0, 30, 45, 60 एंड 90 का याद कर लो। मैंने आपको कहा था बस इतना ही याद करो। साइन 0 0 है, साइन 30 हमारे पास कहीं गलत तो नहीं लिखा है, हाँ साइन 30 हाफ है, फिर 1/√2 है, फिर √3/2 है, फिर 1 है। कॉस थीटा लिखना है, इसको यहां लिखो, फिर इसको यहां लिखो, इसको यहां लिखो, इसको यहां लिखो, इसको यहां लिखो, और tan थीटा में दोनों का रेशियो ले लो। कोसेक थीटा 1/sin थीटा, सेक थीटा 1/cos थीटा, और कॉट थीटा 1/tan थीटा से आप चीजों को यहां पर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगर हमारे पास 90 डिग्री से ज्यादा एंगल होता है, ठीक है, तब हम लोग कैसे करते थे, 90 इंटू n प्लस माइनस थीटा का। याद करें कि इफ एंगल इज मोर देन 90 डिग्री, जैसे फॉर एग्जांपल आपको सवाल में आया कि cos ऑफ 240 डिग्री निकालिए फॉर एग्जांपल, ठीक है। ऐसे कोई भी रंग बिरंगा नंबर नहीं देंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि हम सारे एंगल्स को याद नहीं कर सकते, कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी हमें। जो भी नोन एंगल है उनसे कुछ ना कुछ बनाने के लिए जरूर आ सकता है। फॉर एग्जांपल sec ऑफ 210 डिग्री, cos ऑफ 300 डिग्री, tan ऑफ 315 डिग्री, कुछ ऐसे आपसे एंगल पूछ ले विच इज मोर देन 90 डिग्री। तो आपको क्या याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का अगर एंगल है तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और सीकेंट ही पॉजिटिव होते हैं। अगर एंगल हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट का होगा तो सिर्फ ये इन्हीं की वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी। एंगल अगर थर्ड क्वाड्रेंट होगा तो इन्हीं की वैल्यूज से पॉजिटिव आएंगी। एंगल अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो इन्हीं की वैल्यूज हमारे पास पॉजिटिव आएंगी, ठीक है। तो अब हम लोग कैसे करते थे, मैंने कहा था कि जो भी आपका एंगल होता है आप 90 इंटू n प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में लिखें। अब आप n को देखिए,
अगर आपका n इवन है तो जो भी साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, टेन टेन में ही रहेगा, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो सेम रहेगा। अगर हमारे पास n ऑड आ गया तो साइन कॉस में चला जाएगा, टेन कॉट में चला जाएगा, कोसेकेंट सेकंड में हमारे पास चला जाएगा। क्लियर? अब आती है बात कि जैसे cos ऑफ 240 डिग्री, तो अगर हम लोग देखें तो 90 इंटू 3 -30 लिख सकता हूं, क्योंकि 90 इंटू 3 270 डिग्री हो गया, -30 कर दो। अगर आप देखें तो cos 240 डिग्री हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? इस क्वाड्रेंट में, तो आंसर नेगेटिव आना चाहिए। तो मैंने यहां पर एक आंसर नेगेटिव करा। जब ये हमारे पास ऑड था तो cos किस में कन्वर्ट हो गया? sin 30, तो -sin 30 की हमारे पास वैल्यू यहां पर आ गई। ठीक है, जैसे मान लीजिए सीकेंट ऑफ 210 डिग्री पूछा, तो मैंने कहा 90 इंटू 2 180, 180 में 30 जोड़ूंगा 210 हो जाएगा। तो सीकेंट ऑफ 210 डिग्री, सीकेंट हमारे पास देखो 210 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो हमारे पास सीकेंट यहां पर नेगेटिव रहेगा, तो ओवरऑल आंसर हमारा नेगेटिव आना चाहिए। तो मैंने कहा यहां पे माइनस लगा लिया, ये 2 इवन है तो सीकेंट सीकेंट में रहेगा, और 30 है तो -2/√3 हमारी वैल्यू आ गई। कॉस ऑफ 300 डिग्री, तो मैंने कहा यार 90 इंटू 4 360 -60 कर लेता हूं। आप 90 इंटू 3 अगर आप देखें 270 डिग्री प्लस 30 भी कर सकते हैं, आंसर सेम आता है। cos 300 डिग्री, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट का एंगल होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट का, तो आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। फिर मैंने देखा ये इवन है तो ये cos ही रहेगा, और एंगल 60 डिग्री, cos 60 की वैल्यू हाफ है, आंसर हमारे पास आ गया। साइन ऑफ 120 डिग्री, जैसे यहां पर देखना, तो मैंने लिखा 90 इंटू 1 प्लस 30। आप ऑड या इवन किसी से भी जाएंगे आंसर सेम आता है, ये भी क्लास में मैंने आपको बताया था। अगर आप याद रखें 90 इंटू 1, जब ये ऑड है हमारे पास तो ये cos में कन्वर्ट हो जाएगा, एंगल मैंने यहां लिख दिया। 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में है, साइन पॉजिटिव रहेगा, आंसर आ गया। साइन 120 डिग्री, तो अगर सर मैं इवन से जाऊं 90 इंटू 2 कितना होता है? 180, 180 में से 60 घटा दोगे 120 आएगा। तो सर अब तो ये इवन है, तो मैंने कहा अगर ये इवन है तो ये साइन रहेगा, ये एंगल रखा, और 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आना चाहिए, आंसर हमारा सेम आया। ठीक है, अभी हम लोग डिस्क्रिमिनेंट वाली बात पर भी कहीं ना कहीं आ जाते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात आई, तो इन्हीं एंगल्स को हम लोग यूज करके अपने ट्रिग्नोमेट्री में और भी एंगल्स निकाल सकते हैं। जैसे साइन 15 डिग्री है, ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो बेटा? साइन ऑफ 45 -30, और फिर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो। साइन ऑफ 75 डिग्री, तो मैं इसको लिख सकता हूं 45 प्लस 30 डिग्री। तो इसी प्रकार से हमारे पास ये सारी वैल्यूज को आप आसानी से कर सकते हैं। 105 को आप लिख सकते हैं 60 प्लस 45 एंड सो ऑन, आपके कोई भी कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं, क्योंकि जब आप इनको एक्सपैंड करेंगे तो आपके पास टर्म क्या आएंगे? cos 45 sin 45 cos 30 sin 30, ये वैल्यूज हमें पता होती हैं, तो हम लोग डायरेक्टली निकाल पाते हैं। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, मैंने आपको बताया था कि अगर आपका एंगल स्मॉल है तो किस रेंज तक का? हम लोग जनरली 10 डिग्री बोलते हैं, लेकिन 30 डिग्री तक भी बात करी जा सकती है। तो साइन थीटा को आप थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा को आप 1 लिख सकते हैं, टेन थीटा को आप थीटा लिख सकते हैं। ये थीटा आपको हमेशा रखना है रेडियंस में, ये नहीं कि साइन ऑफ 1 डिग्री अगर आपसे मैं पूछूं कि भाई साइन ऑफ 1 डिग्री क्या होता है तो 1 डिग्री कर दे, गलत। साइन ऑफ 1 डिग्री एक्चुअली में आपको यहां पर रेडियंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रेडियंस में अगर आप डालेंगे तो सेम आंसर आपको यहां पर मिल जाएगा। ठीक है इसके बाद हम लोगों ने कहा था कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करी थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास क्या था कि अगर ax² प्लस bx प्लस c की इक्वल टू 0 अगर आपको कहीं ऐसा टर्म दिखता है तो दिस इज कॉल्ड अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे हमारे पास b² माइनस 4ac। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करता है कि इसके रूट्स किस प्रकार के। b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x है, ध्यान समझना। a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x² है, एंड c इज आवर कांस्टेंट। तो b² माइनस 4ac अगर आप निकालेंगे, अगर ये ग्रेटर देन 0 अगर हमारे पास आ रहा है तो दो रूट्स डिस्टिंक्ट अलग अलग रूट्स मिलेंगे। d इक्वल टू 0 आ रहा है तो इसका एक ही रूट होगा, मतलब दो रूट्स कहेंगे, आप कह सकते हैं कि कोइंसाइडिंग रूट्स होंगे, रियल एंड सेम रूट्स। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए तो हमारे पास आयोटा में आंसर आ जाता है, विच इज कॉम्प्लेक्स रूट। मैथ्स में आप ये चीज पढ़ेंगे भी। तो इसके रूट कैसे निकालते थे? -b प्लस माइनस रूट d डिवाइडेड बाय 2a, b² माइनस 4ac हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, अब इसका पढ़ने के बाद हम लोगों ने बाइनोमियल एक्सपेंशन की बात करी थी कि अगर मेरे पास कोई भी टर्म अगर ऐसा आ रहा है 1 प्लस समथिंग, याद रखना 1 होना यहां पर जरूरी है। और डब्बा मैंने बनाया, डब्बा एक ऐसी चीज है जो टेंडिंग टू 0 बोले या फिर ज्यादा बेटर रहेगा वेरी स्मॉल। ठीक है, अगर ये 1 प्लस एनीथिंग की पावर n है, वेरी स्मॉल, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? उस पावर को आप आगे ला सकते हैं। यहां पे माइनस हो तब भी कोई पंगा नहीं है। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन से हमें कई बार कैलकुलेशन में आसानी रहती है। फिर कुछ चीजें मैंने एडिशनल लिख दी हैं क्योंकि कई बच्चे यहां पर गलत करते हैं, तो यहां समझना। अगर स्क्वायर है तो उसका एरिया l² हो जाएगा, रेक्टेंगल है तो एरिया lb हो जाएगा, सर्कल πr² हो जाएगा, इलिप्स का πab बताया गया था आपको, स्फेयर का सरफेस एरिया 4πr² होता है। ये याद रखना, बाद में नहीं तो दिक्कत आती है। सिलेंडर का अगर आप बात करें 2πr इंटू l, ट्राइंगल का हमारे पास हाफ इंटू बेस इंटू
हाइट, इक्विलेटरल ट्रायंगल का रूट 3/4 ए स्क्वायर, ट्रेपेजियम का हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर हाइट, हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। वॉल्यूम की बात करें तो क्यूब का एल क्यूब, क्यूबॉइड का एल बी एच, सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, यहां पर आपका पाई आर स्क्वायर एच, और स्फेयर का 4/3 पाई आर क्यूब हमारे पास रहेगा। अब एपी सीरीज क्या होती थी, हम लोगों ने कुछ सीरीज की बात करी थी कि भाई हमारे पास कभी कभार नंबर को अगर मैं एक पैटर्न में लिखूं सच दैट उनके बीच का कॉमन डिफरेंस, ठीक है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d अगर कांस्टेंट है तो इस सीरीज को हम लोग एपी सीरीज हम लोग कहते हैं। मतलब एक ऐसी सीरीज ऑफ नंबर्स जहां पर दो कंसेक्यूटिव नंबर का अगर आप डिफरेंस कर रहे हैं, टी एन प्लस वन माइनस टी एन, एक बड़ा टर्म नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, अगर कांस्टेंट आ रहा है इसको हम एपी कहते हैं। तो वैसे तो जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन सम ऑफ एपी आपको पता होना चाहिए, n/2 इंटू इनिशियल टर्म एंड लास्ट टर्म, ठीक है। हमारे पास जीपी सीरीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार हमें जीपी सीरीज की क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। याद करिए हम लोगों ने कई सारे जीपी के क्वेश्चंस भी करे थे, ठीक है। उसमें एक एडवांस का सवाल भी बताया था जो मैंने कहा था कि कोलिजन में आपको मैं दिखाऊंगा भी। जीपी सीरीज क्या होता है कि जब हमारे पास नंबर्स को इस प्रकार से लिखा जाए कि हर टर्म एक मतलब एक रेशियो से मल्टीप्लाई होने के बाद आ रहा है, एक टर्म से मल्टीप्लाई, जैसे एक टर्म है ए, सेकंड टर्म आ रहा है आपका ए आर, फिर आ रहा है ए आर स्क्वायर, फिर आ रहा है ए आर क्यूब, हर टर्म में एक चीज मल्टीप्लाई हो रही है, कांस्टेंट चीज, दैट इज कॉल्ड अवर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज। हमें एक इनफाइनाइट सम ऑफ सीरीज का वो फॉर्मूला याद रखना है, ऑल्दो nth टर्म का भी फॉर्मूला आपको मैथ्स में पढ़ा जाएगा, हमें इनफाइनाइट जीपी का आंसर याद होना चाहिए। अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, मतलब ये टर्म इससे बड़ा है, फिर और बड़ा है, फिर और बड़ा है, फिर और बड़ा है, अगर आप इनको जोड़ोगे तो ये इनफाइनाइट रिजल्ट दे देगा क्योंकि हर टर्म बढ़ता चला जा रहा है। अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा। इसको डाइवर्जेंट सीरीज भी कहते हैं कि ये बढ़ती जा रही है, डाइवर्ज कर रही है। एक होती है अगर आर की वैल्यू लेस देन 1 है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड कन्वर्जेंट सीरीज, सीरीज छोटी होती जा रही है, इसको हम लोग जोड़े तो हमारे पास एक फाइनाइट रिजल्ट आता है, a/1 माइनस आर, ठीक है। ये फॉर्मूला इन्होंने शायद थोड़ा सा 1 माइनस आर यहां पर इस प्रकार से आना चाहिए, ठीक है, a/1 माइनस आर। ए क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट टर्म आर है, हमारे पास कॉमन रेशियो, ठीक है। तो ये वाली बात आ गई। फिर इसके बाद हम लोगों ने स्लोप के बारे में बात करी थी कि भाई देखो हमारे लिए क्या है ना कि एक लाइन अगर मैं बात करूं द स्टीपनेस ऑफ द लाइन, कि लाइन कितना ज्यादा इंक्लाइन है, दैट इज कॉल्ड अवर स्लोप। तो हम लोगों ने कहा था कि अगर मान लेते हैं एक लाइन बनाता हूं तो ये किसी x1 पॉइंट पर y1 पर है, x2 पॉइंट पर y2 पर है। अगर हम लोग इसमें इस x1 से x2 जाए और y1 से y2 जाए तो एक छोटा सा ट्रायंगल बनेगा हमारे पास। ये वाला लेंथ हमारे पास होगा x2 माइनस x1, ये वाला लेंथ होगा हमारे पास y2 माइनस y1, और इस ट्रायंगल में अगर मैं tan थीटा ले लूं तो हमारे पास होगा y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। एक्चुअली में जो स्लोप की डेफिनेशन है क्लास में मैंने आपको लिखाई थी, इट इज द टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन विद अ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब हमारे पास जो भी लाइन है ये कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को कट कर रही है, इधर भी या इधर भी, उससे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जो भी है या आपका एंगल है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, इसी का अगर आप tan थीटा ले ले, इसी एंगल का अगर आप tan थीटा ले ले तो इसी को हम लोग स्लोप कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये हमें स्टीपनेस ऑफ द लाइन की बात करता है कि लाइन कितनी ज्यादा हमारे पास स्टीप है। जितना थीटा कम होगा उतनी स्लोप कम होगी, जितना थीटा ज्यादा होगा उतनी ही स्लोप ज्यादा होगी, ठीक है। इज द टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ध्यान समझना, अगर लाइन यहां पर है तो आप कौन सा एंगल लेंगे, ये वाला। लाइन ऐसी है तब भी आप tan थीटा लगाएंगे, लाइन ऐसी है तब भी tan थीटा लगाएंगे। थीटा आपका यहां पर 0 है भले ही, लेकिन आपको ध्यान रखना कौन सा एंगल लेंगे। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर लाइन नेगेटिव स्लोप की होती है तो कंफ्यूजन आ रही थी हमारे पास, ठीक है। पॉजिटिव स्लोप में तो देखने में कोई पंगा ही नहीं है कि भाई मोर इज द एंगल मोर इज द स्लोप, लेकिन नेगेटिव में बच्चों को कंफ्यूजन हो रही थी। मैंने कहा था कि अगर स्लोप ऑफ द लाइन नेगेटिव है तो आप ये वाला एंगल ले लीजिए और पहले से ही माइनस लगा लीजिए, माइनस tan अल्फा कर लेंगे, सेम रिजल्ट आता है। अब मान लीजिए दो लाइन है हमारे पास, एक ये और एक ये, दोनों का एंगल ऊपर की साइड मेजर हो रहा है तो दोनों का स्लोप हमारे पास पॉजिटिव है, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं दोनों का स्लोप हमारे पास पॉजिटिव है। और स्लोप किसका ज्यादा होगा, जिसका एंगल ज्यादा होगा। तो स्लोप ऑफ लाइन L2 इज मोर देन स्लोप ऑफ लाइन L1। क्लियर। अगर आप देखें ये हमारे पास दो लाइन है, ये नेगेटिव है क्योंकि इसका एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है हमारे पास, तो ये दोनों की स्लोप नेगेटिव है। किसका स्लोप ज्यादा नेगेटिव है, जिसका एंगल ज्यादा आएगा वो ज्यादा नेगेटिव, तो ऑब्वियस सी बात इसका है। तो स्लोप ऑफ लाइन L2 इज मोर देन स्लोप ऑफ लाइन L1। कभी भी आप पॉजिटिव स्लोप को नेगेटिव स्लोप से कंपेयर नहीं करते, पॉजिटिव को पॉजिटिव से कंपेयर किया जाएगा, नेगेटिव को नेगेटिव से कंपेयर किया जाएगा। ऐसी अगर आपको कई लाइन मिलेगी तो हमारे पास यहां पर स्लोप आपका इनफाइनाइट आप बोलेंगे, ठीक है। अब बात आती है टाइप ऑफ स्लोप्स की बात हम लोगों ने करी थी, पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप एंड जीरो स्लोप एंड इनफाइनाइट स्लोप। अगर आप इस पॉइंट पर स्लोप की बात करेंगे, भाई इधर स्लोप बताइए, तो मैं कहूंगा एक लाइन बनाइए, इस लाइन का आप एंगल देखिए।
अगर आप या तो ये वाला एंगल ले रहे हैं तो आप tan थीटा, अगर मान लीजिए ये वाला कोई एंगल ले रहा है तो स्लोप निकालेगा tan थीटा से, और ध्यान से समझिए ये एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है तो tan थीटा नेगेटिव आएगा, मींस इस पॉइंट पर स्लोप नेगेटिव है। अगर स्लोप आपको दिख रहा है कि भाई लाइन नेगेटिव है तो आप या तो ये कर लीजिए या फिर ये वाला एंगल नाप लीजिए, मान लीजिए अल्फा है तो स्लोप अगर आपको निकालना है माइनस tan अल्फा से आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो इस पॉइंट पर स्लोप आपका नेगेटिव है, इस पॉइंट पर अगर आप स्लोप की बात करेंगे तो 0 है, और इस पॉइंट पर अगर आप स्लोप की बात करेंगे तो ये लाइन ऐसे बनेगी, तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल नाप रहे हैं, स्लोप हमारे पास पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बता दिया। अगर मैं आपको कर्व्स दिए थे और मैंने कहा था स्लोप को एनालाइज करना, क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, ध्यान समझना, अगर मेरा एक पॉइंट है तो यहां पर लाइन ऐसे आएगी, एक पॉइंट है यहां पर लाइन ऐसे आएगी, देखें तो यहां पर ज्यादा एंगल है फिर ये एंगल कम हुआ तो स्लोप हमारे पास नेगेटिव है और हमारे पास कम होता जा रहा है। अगर हम लोग यहां पर बात करें तो एक लाइन ऐसे आएगी और यहां पर एक लाइन बढ़े तो ऐसे आएगी, पहले हमारे पास एंगल ये था, अब एंगल और बढ़ गया है तो स्लोप नेगेटिव है और इंक्रीज कर रहा है। अगर हम लोग यहां पर बात करें तो एक लाइन ऐसे आएगी, यहां पर बात करें तो एक लाइन ऐसे आएगी, तो जैसे आपका एक्स इंक्रीज कर रहा है तो पहले एंगल ये था हमारे पास, फिर एंगल और कम होता चला जा रहा है, तो स्लोप पॉजिटिव तो है लेकिन डिक्रीज करता हुआ हमारे पास जा रहा है। ठीक है, फिर हमारे पास लाइन अगर ऐसे है तो आप देखिए पहले स्लोप 0 होगा, फिर बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, स्लोप पॉजिटिव है एंड इंक्रीज हमारे पास कर रहा है। अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमारे पास क्या थी, y इक्वल टू mx प्लस सी, इसमें जो ये m होता है वो हमारे पास स्लोप होता है। ठीक है, अगर आपका x का कोफिशिएंट, मेरे वर्ड को सुनिएगा, अगर आपका x का कोफिशिएंट पॉजिटिव आ रहा है तो लाइन ऊपर की डायरेक्शन में दिखेगी, m नेगेटिव आ रहा है तो लाइन नीचे की डायरेक्शन में दिखेगी, और अगर m 0 आ रहा है तो हमारे पास क्या रहेगा, पैरेलल टू दी x एक्सिस रहेगा। c क्या बताता था, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पर लाइन कहां कट कर रही है, अगर c की वैल्यू पॉजिटिव है तो लाइन ऊपर कट करेगी, c की वैल्यू नेगेटिव है तो लाइन नीचे कट करेगी, c की वैल्यू 0 है तो लाइन हमारे पास ओरिजिन पर कट करती है। एग्जांपल के तौर पे y इक्वल टू -2x + 10, तो स्लोप नेगेटिव है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव रखा, स्लोप नेगेटिव रख के लाइन खींच दी। y इक्वल टू 5x - 10, तो अगर आप देखें तो स्लोप हमारे पास पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट नेगेटिव है, तो इंटरसेप्ट नेगेटिव रख के स्लोप हम लोगों ने कंसीडर करके लाइन खींच दी। याद रखना है मैंने आपसे गलती करवाई थी कि मैंने आपको इक्वेशन दे दिया था 2x + 3y = 10 फॉर एग्जांपल, ऐसा कुछ दिया, तो कुछ बच्चे कहते हैं सर ये स्लोप है ये इंटरसेप्ट है, ऐसी गलती मत करना। आप सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, 3y = -2x + 10, y = -2x/3 + 10/3। अब आप स्लोप की एनालिसिस करेंगे, स्लोप नेगेटिव है और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तब आप अपनी लाइन बनाते थे, याद करेंगे। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जब प्रोडक्ट x और y इक्वल टू कांस्टेंट आपको मिल जाए तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। पैराबोला, जब y या x में से किसी एक की पावर 1 हो और दूसरे की पावर मैक्सिमम पावर 2 हो तो आपका पैराबोला बनता है बेटा। ठीक है, y = x², याद रखना किसी का स्क्वायर हमेशा ही पॉजिटिव आता है, तो y हमेशा पॉजिटिव होगा तो ये ऊपर की डायरेक्शन में रहेगा ग्राफ। x की वैल्यू नेगेटिव डालो या पॉजिटिव डालो, y हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो पैराबोला ऐसे बना। x = y², y की वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, x कभी नेगेटिव नहीं आएगा तो ये ग्राफ इधर ही बनेगा, ये ऐसा पैराबोला। y = x², ये y = -x², ठीक है, यहां पर y = -x², x की वैल्यू पॉजिटिव डालो या नेगेटिव डालो, स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव है लेकिन पहले से माइनस लगा होने की वजह से y हमेशा नेगेटिव आएगा तो ग्राफ नीचे की डायरेक्शन में बनेगा। और आई थिंक ये है हमारे पास x = -y², ठीक है, y की वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमारे पास अगर आप देखें माइनस लगे होने की वजह से x हमेशा ही नेगेटिव आएगा, तो ये हमारे पास हो गया पैराबोला। ठीक है, फिर हम लोगों ने सर्कल की बात करी थी, सर्कल इज अ पार्ट ऑफ एन इलिप्स, तो पहले मैंने इलिप्स पढ़ाया था, इलिप्स की इक्वेशन होती है x² + a² + y² = 1। ठीक है, ये अगर आप इलिप्स बना रहे हैं तो ये हमारे पास +a और -a की वैल्यू हमारे पास होती है, ये +b और -b की हमारे पास वैल्यू होती है। अगर a बड़ा है ग्रेटर देन b है तो ये इलिप्स ऐसा बनेगा, अगर b हमारे पास बड़ा है तो इलिप्स ऐसा बनेगा। इनके दो नाम होते हैं, प्रोलेट एंड ऑब्लेट, हमें अभी नाम से जरूरत नहीं है, और इसका एरिया हम लोगों ने बात करी थी πab। सर्कल एक इलिप्स ही होता है, सर्कल एक इलिप्स ही होता है व्हेन a एंड b बोथ आर इक्वल। तो जैसे आप a और b को दोनों बराबर रखेंगे तो इसकी इक्वेशन आएगी x² + y² = a², a इज द रेडियस और सर्कल हमारे पास आएगा πr²। हमारे पास एरिया की अगर आप बात करें तो हमारे पास πr² हमारे पास रहता है। फिर हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल ग्राफ के बारे में भी बात करा था, e⁻⁻x एंड हमारे पास e⁻x। अगर आप देखें y = e⁻x का ग्राफ है, जब x की वैल्यू 0 होगी तो हमारे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा, e की वैल्यू 1 से बड़ी है, 2.7 है, जैसे जैसे x बढ़ेगा वैल्यू बढ़ती चली जाएगी तो ये ग्राफ ऊपर की साइड भागेगा, और जब आपका x नेगेटिव होगा तो 1/e समथिंग होगा तो वैल्यू छोटी होती जाएगी। तो ये ग्राफ अगर मैं मोर एक्यूरेट फॉर्म में बनाऊं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान से देखना,
ये वाला ग्राफ अगर मैं मोर एक्यूरेट फॉर्म में बनाऊं तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये यहां पर कट करेगा, फिर ये ऊपर जाएगा और ये कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, जब x की वैल्यू 0 होगी तो ये हमारे को यहां पर आएगा, इसका बिल्कुल मिरर इमेज बनेगा। जैसे x पॉजिटिव में बढ़ेगा, ध्यान सुनना, अगर x पॉजिटिव में बढ़ेगा तो 1 अपॉन ई स्क्वायर, 1 अपॉन ई क्यूब, 1 अपॉन ई की पावर 10, तो ये छोटा होता चला जाएगा, ये कुछ ऐसे होगा। और जब x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो e की पावर में ओवरऑल पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये बढ़ेगा, तो ये हमारे पास मिरर इमेज कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने बात करी थी डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन की। डिफरेंशिएशन की याद करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्ड हमारे पास फिजिक्स में बहुत आता है। हम लोग जब वेलोसिटी की बात करते हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, करंट की बात करते हैं तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमारे लिए ये रेट ऑफ चेंज निकालना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो हम लोग मैथ्स वालों के पास गए तो मैथ्स वाले कुछ गणित अपनी लगा रहे थे, उन्होंने पहले से ही डिफरेंशिएशन या फिर अपना y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 जो ये चीज थी उसको वो डिफरेंशिएशन कह रहे थे, और उन्होंने कई फॉर्मूले निकाले और हमारे लिए भी वही फॉर्मूले रिक्वायर्ड थे। तो हमने कहा भैया अपना डिफरेंशिएशन हमें समझा दीजिए सो दैट हम लोग अपने अच्छे लेवल के सवाल कर पाए। तो वहीं से हमारे को डिफरेंशिएशन भी पढ़ना पड़ा। अब जरा समझना, y इज अ फंक्शन ऑफ x से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। सबसे पहले x क्या होता है? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट इसलिए क्योंकि आप x की कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, y उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो y हो गया डिपेंडेंट फंक्शन, x हो गया इंडिपेंडेंट फंक्शन। अगर मान लो f ऑफ x इज sin x प्लस cos x, अगर मैं कह रहा हूं f ऑफ पाई बाय 2 निकालिए, इसका मतलब क्या होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब यह है कि x की जगह आप पाई बाय 2 रख दीजिए इस फंक्शन में, तो आपने रखा, आंसर आ गया। अब जरा समझना, जैसे जैसे हमारे पास x चेंज होगा y चेंज होगा, है ना, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है डिपेंडेंट है। जैसे जैसे x चेंज होगा y चेंज होगा। तो अब हमें रेट ऑफ चेंज, डिफरेंशिएशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इंडिपेंडेंट। मतलब y में कितना चेंज आया, यहां पे लिखा भी है, देखो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जब आप x में चेंज कर रहे हैं तो y में भी चेंज आएगा, तो चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x इज नथिंग बट आवर डिफरेंशिएशन। ये मैथ्स वालों ने बताया, इसी को वो अपना डिफरेंशिएशन कहते हैं। और ये चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए वो ये डेल्टा टर्म यूज करते हैं। अगर चेंज बहुत छोटा है तो dy और dx ऐसे हो जाएगा। इसी को अगर ग्राफ में देखा जाए तो यही आपका tan थीटा होता था और यही आपका स्लोप ऑफ सीकेंट होता था। याद करिए कि अगर हमारे पास लाइन 2 पॉइंट को टच कर रही है ऐसे, तो आप ये कहेंगे दिस इज स्लोप, tan थीटा ही आ रहा है, ये स्लोप ही है, लेकिन ये इस कर्व को 2 पॉइंट पर कट कर रही है, तो आप यहां पे कहेंगे स्लोप ऑफ सीकेंट। जब आपका इंटरवल बहुत छोटा हो जाता था, याद करें ये एवरेज रेट ऑफ चेंज के बारे में बताता था। स्लोप ऑफ टेंजेंट वर्ड का यूज करते थे जब हमारे पास dx बहुत छोटा हो जाता था, तो ये लाइन जो सीकेंट लाइन है वो टेंजेंट बन जाती थी। तब आप अपना इसी को tan थीटा और dy बाय dx हम लोग वर्ड यूज करने लग जाते हैं। दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अब जब रेट ऑफ चेंज आ रहा था तो मैथ्स वालों ने कहा कि भाई यही तो डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास। तो मैंने कहा v इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, acceleration is nothing but differentiation of velocity with respect to time, और current is nothing but differentiation of charge with respect to time। ठीक है, तो यहीं से हमारे पास डिफरेंशिएशन का आजाद हुआ फिजिक्स में। अब बात आती है कि सर हमारे को कुछ फॉर्मुलेज भी आपने बताए थे डिफरेंशिएशन करने के लिए। मैंने कहा यस, कांस्टेंट अगर अलग से मिल जाए डिफरेंशिएशन 0 है। x की पावर n का डिफरेंशिएशन पावर आगे आएगी x की पावर n माइनस 1। अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है x की पावर किसी भी चीज से, कांस्टेंट किसी भी चीज से मल्टीप्लाइड है तो कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे nx की पावर n माइनस 1। sin x का cos x का माइनस sin x, एग्जाम में गलतियां होती हैं। tan x का secant स्क्वायर x, और इसके बाद मैंने आपको नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें अपना कम से कम काम में अपनी सारी चीजें करनी है, तो ये वाली चीजें आपको याद नहीं करनी। कोई बोले सर मेरे दोस्त को याद है, आपको भी याद होंगी जब आप एग्जाम से पहले जाएंगे, क्योंकि मैथ्स में आपको इससे भी ज्यादा चीजें सिखा दी जाएंगी। e की पावर x आप ही है, तो डिफरेंशिएट करो या इंटीग्रेट करो सब कुछ सेम है। log x का डिफरेंशिएशन 1/x हमारे पास होता है, एग्जांपल भी ले लिया है। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पावर आगे आएगी 2x हो जाएगा, x की पावर माइनस हाफ तो पावर आगे आएगी x की पावर माइनस 3/2 हो जाएगा। 2 की पावर 5 एक कांस्टेंट है बेटा, ये मत करना कि सर 5 2 की पावर 4, नहीं भैया ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे -7 x की पावर -8 हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, x की पावर e का अगर मैं डिफरेंशिएशन करने के लिए बोलूं, e एक कांस्टेंट होता है, बच्चे इसमें और इसमें बहुत गलतियां करने लग जाते हैं। x की पावर e तो x की पावर 2.7 है बेसिकली, समझना इस चीज, और e की पावर x तो 2.7 की पावर x, पावर कुछ भी होगी तो ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन x की पावर e पावर कांस्टेंट है, और जब पावर कांस्टेंट होती है तो आप क्या कहेंगे, पावर आगे आएगी, x की पावर e-1 हो जाएगा। लेकिन e की पावर x है तो उसका डिफरेंशिएशन सेम ही रहता है, राइट। फिर हम लोगों ने यहां पर बात करी थी कि भाई एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, अगर आपको y डॉट निकालना है, ध्यान सुनना,
ठीक है। dy बाई dx की बात करी जाए, यहां पे मैं लिख देता हूं, हमारे पास dy बाई dx की बात करें तो दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको y डॉट से भी लिखते हैं, कई जगह पर y डैश से भी लिखते हैं, और डबल डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास y डबल डॉट बोलिए या y डबल डैश बोलिए, बात एक ही होती है। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है उसको आप फ्रैक्शन के जैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। dy बाई dx फर्स्ट डेरिवेटिव है, dx बाई dy लिखे तो 1 अपॉन dy बाई dx, जैसे आप फ्रैक्शन को करते हैं वैसे आप कर सकते हैं। सेकंड डेरिवेटिव में आप फ्रैक्शन कंसीडर नहीं कर सकते, आप काटा पीटी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारे पास है। अब बात आती है जब एडिशन का केस है, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका अलग से डिफरेंशिएशन का कलर चेंज कर लेता हूं। मान लेते हैं y दो फंक्शन का समीशन है, एक्स स्क्वायर का भी और साइन एक्स का भी, तो जब आपको डिफरेंशिएशन करना होगा तो इसका अलग से डिफरेंशिएशन, इसका अलग से डिफरेंशिएशन करके ऐड कर देंगे। अगर आपका सब्ट्रैक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन आप कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन है तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, y डॉट इज इक्वल टू u डॉट v प्लस v डॉट u। एक बार एक का डिफरेंशिएशन दूसरे को रहने दो, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन फिर पहले वाले को रहने दो। जब आपका डिवीजन रूल है u डॉट v, तो डिनोमिनेटर को बाहर रखना बेटा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर को बाहर रखो, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर हमारे पास था। मैंने यहां पर एग्जांपल भी ले लिया है, जैसे मान लीजिए एक फंक्शन है 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5। अगर मैं आपको y डॉट निकालने के लिए कह रहा हूं, डिफरेंशिएट करने के लिए कह रहा हूं, तो 2 कांस्टेंट है, बाहर आया x क्यूब का डिफरेंशिएशन, पावर आगे आएगी 3x स्क्वायर बनेगा 6x स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 12x, ये हो जाएगा 10 और कांस्टेंट 0। अगर आपका x इंटू ई की पावर x है तो ऑब्वियस सी बात है, ये प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो एक बार x का डिफरेंशिएशन 1, e को ऐसे रहने दिया, फिर x को ऐसे रहने दिया, e का डिफरेंशिएशन e की पावर x वैसे ही रहा। अगर sin x बाय x है, डिवीजन रूल आप लगाना चाहें तो डिनोमिनेटर को बाहर रखिए, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर को बाहर रखिए, हमारे पास डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर x स्क्वायर आपको यहां पर मिलेगा। फिर हम लोगों ने बात करी कि जरूरी नहीं है कि हमारे पास किसी भी फंक्शन में, ध्यान समझना, आपका हमेशा sin x का ही डिफरेंशिएशन पूछे, वो कह सकते हैं sin x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताइए। और मैंने आपको ये भी बताया था sin x स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू sin स्क्वायर x, दोनों में डिफरेंस है। ये sin x का होल स्क्वायर है, ये sin के अंदर x स्क्वायर है, ठीक है। दिस इज नथिंग बट sin x का होल स्क्वायर, और ये है sin के अंदर x स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं है कि आपके फॉर्मूले डायरेक्ट हो। हम लोगों ने चेन रूल की बात करी थी, मैंने कहा था एक डब्बा, डब्बा इज नथिंग बट द फंक्शन ऑफ x, ठीक है। चेन रूल में हमारे पास क्या था, डब्बा था, एंड दिस इज नथिंग बट अ फंक्शन ऑफ x, कुछ भी हो सकता है। तो जब आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो पहले पावर का करेंगे, n डब्बा की पावर n-1 बिल्कुल सेम का सेम रहने दीजिए, और फिर जो भी फंक्शन था उसका डिफरेंशिएशन इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही बोला था। फिर साइन के अंदर 2x प्लस 3, साइन के अंदर x स्क्वायर, तो मैंने कहा यार देखो साइन के अंदर फंक्शन है तो पहले साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे cos, फंक्शन को ऐसे रहने दिया, इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे d डब्बा बाय dx। e की पावर x स्क्वायर आ जाए तो पहले आप e का करेंगे e की पावर x स्क्वायर, और फिर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक और अलग करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। log के अंदर फंक्शन आ जाए तो पहले log का करेंगे 1 अपॉन, ये आएगा 1 अपॉन, ठीक है। देखो अब यही थोड़ी सी गलतियां हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा बेटा 1 अपॉन दिस फंक्शन इंटू डी डब्बा बाई डी एक्स, ठीक है। कॉस के अंदर अगर हमारे पास आएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन है तो पहले माइनस साइन डब्बा इंटू डी डब्बा बाई डी एक्स, दिस इज अवर चेन रूल। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहां पर ले लिया है y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। e की पावर x अगर होता तो आंसर e की पावर x होता, लेकिन x की जगह अब हमारे पास क्या आ गया, फंक्शन आ गया, तो पहले e की पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, सेम आया। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 6x प्लस 2, वो मल्टीप्लाई कर दिया, चेन रूल से हो गया। साइन के अंदर x स्क्वायर है बेटा, तो अब जरा यहां समझना, dy बाय dx अगर मेरे को निकालना है तो पहले साइन का करूंगा cos, x स्क्वायर वैसे रखा, और फिर इसका डिफरेंशिएशन 2x अलग से कर दिया। साइन स्क्वायर x बेसिकली आपके लिए साइन x का होल स्क्वायर है, तो ये x की जगह पर आया है, x का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता 2x, लेकिन x की जगह sin x आ गया है तो पहले पावर आगे आएगी 2 sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x बाय चेन रूल आ गया। log के अंदर ये पूरा मलबा है तो log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता, लेकिन ये पूरा फंक्शन पहले मैंने नीचे लिखा, फिर इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई कर दिया, और मैंने इसके बारे में बता ही दिया है, ठीक है। y इक्वल टू सेकेंड डेरिवेटिव y इक्वल टू sin x है तो dy बाई dx cos x आएगा, और हम लोग इंटू dx बाई dy, जनरल डिफरेंशिएशन जो एडवांस बहुत पूछता था, याद रखना, मैंने लिखा y इक्वल टू sin x है, dy बाई dx बताइए, तो dy बाई dx जब आप करेंगे तो cos x इंटू dx बाई dy, यहां पे कुछ गड़बड़ लिख दिया मैंने, ठीक है। dy बाई dx cos x होगा, हाँ अच्छा ये चीज, ठीक है। sin x है, dy बाई dx हमारे पास cos x है, dx बाई dy 1 अपॉन cos x, आप इसको फ्रैक्शन के जैसे मान सकते हैं।
मतलब 1/this कर सकते हैं, ठीक है। अब ये वाला जनरल डिफरेंशिएशन का पैरामीटर आ रहा था। अगर मान लीजिए x इक्वल टू 80 स्क्वायर है, y इक्वल टू 280 है, ये सवाल भी लिया गया था सेम, dy बाय dx निकालना है। यार x तो t पर डिपेंड कर रहा है, y तो t पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव फ्रैक्शन के जैसे काम कर सकता है, तो आप यहां से dx बाय dt निकाल लीजिए, ठीक है, और यहां से आप dy बाय dt निकाल लीजिए, और फिर इसको फ्रैक्शन के जैसे dy बाय dx निकालना है तो dy बाय dt इंटू dt बाय dx कर सकता हूं, क्योंकि ये कट जाएगा। फिर हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया था, ठीक है। फिर मैंने आपको यहां पर एक और चीज भी बताई थी कि अगर मान लीजिए y हमारे पास, मैं यहीं पे लिख दूं क्या, चलिए यहीं लिख देता हूं, ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो मैंने आपको कहा था कि dy जनरल डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x dx, ये जनरल डिफरेंशिएशन आएगा। अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो डू वन थिंग, आप यहां पर एक डब्बा बना के इसको लिखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो मैंने कहा कि आप dy बाय dx निकाल लीजिए। जैसे आप dy बाय dx निकालेंगे 2x आएगा, फिर आप लिख दीजिए dy इज इक्वल टू 2x dx। इसको कैसे करेंगे, y का डिफरेंशिएशन होगा dy, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, और चेन रूल dx। अगर आपको कोई बोलता कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो मैं यहां पे dy बाय dt अगर कर रहा होता तो आ जाता 2x इंटू dx बाय dt, इस प्रकार से आता, राइट। अगर क्वेश्चन में x एज अ फंक्शन ऑफ t गिवन होगा तो मैं वो भी कर लूंगा, तो ये हमारे लिए आसान होगा। तो जरा यहां पर समझना, y इक्वल टू एग्जाम्पल है हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, तो अगर मेरे को dy बाय dx निकालना है तो ये 8x माइनस 4, अच्छा ये इसका एग्जाम्पल आएगा। जब हम लोग डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं तो ग्राफ में डिफरेंशिएशन हमें स्लोप के बारे में बता रहा है ना, क्योंकि डिफरेंशिएशन क्या था, dy बाय dx, और अगर आप देखें dy बाय dx में स्मॉल चेंज इन y अपॉन स्मॉल चेंज इन x, स्लोप भी कहीं ना कहीं यही होता है। तो ग्राफिकली हमारे पास अगर हम लोग देखें तो ग्राफिकली डिफरेंशिएशन स्लोप के बारे में हमें बताता है। तो हमें मैक्सिमा और मिनिमा हम लोगों ने बात करी थी, और एडवांस में ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब समझना, किसी भी ग्राफ का मैक्सिमा पॉइंट क्या होता है, जिससे ग्राफ और ऊपर ना जाए, किसी भी ग्राफ का मिनिमा पॉइंट क्या होता है, जिससे ग्राफ और नीचे ना जाए। दिस इज योर मैक्सिमा पॉइंट, दिस इज योर मिनिमा पॉइंट, ठीक है। अगर आपको कोई भी फंक्शन दिया जाए, मैथ्स में फंक्शन दे दिया जाएगा, जैसे मैथ्स में दे दिया 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, इसका मैक्सिमा मिनिमा सॉल्व करिए। फिजिक्स में आपको फंक्शन बनाना पड़ सकता है। याद करिए, एक मास का पार्टिकल दो हिस्सों में टूट रहा है, सच दैट फोर्स इज मैक्सिमम। तो हमें फॉर्मूला नहीं दिया था किस चीज को मैक्सिमम करना है, उन्होंने कहा फोर्स इज मैक्सिमम। तो हमने थोड़ी सी अपनी फिजिक्स लगानी पड़ी कि अगर टोटल मास m है तो एक स्मॉल m होगा, दूसरा m माइनस m होगा, फिर इनके बीच का फोर्स लिखा था। जब फंक्शन आ गया तब मैंने मैक्सिमा और मिनिमा की बात करी। तो वही चीज, पहले आप फाइंड द फंक्शन होएगा फिजिक्स में, आप एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन स्लोप के बारे में था, इक्वल टू 0 करेंगे। क्यों? क्योंकि मैक्सिमा हो या फिर मिनिमा हो, दोनों ही हमारे पास पॉइंट पर स्लोप 0 होगा। जैसे आप इक्वल टू 0 कहेंगे, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं हमारे पास, एक ऐसा पॉइंट जहां पर वेयर स्लोप इज 0, जहां पर मैक्सिमा भी हो सकता है स्लैश मिनिमा भी हो सकता है, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी, जिसके बारे में मैंने अभी नहीं बताया, क्योंकि बच्चे जबरदस्ती उस पॉइंट पर क्यों दे जो फिजिक्स में ज्यादा यूज नहीं होगा अभी। फिर जो भी पॉइंट आए, आप कैसे चेक करेंगे कि वहां पर मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो आप डबल डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करते हैं। अगर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आया तो वो मिनिमा होगा, लेस देन 0 आया तो मैक्सिमा होगा, इक्वल टू 0 आया तो हमारे को छोड़ देना है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में अगर आप यहां पर ध्यान से देखें, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, इसका मैक्सिमा मिनिमा निकालना है। तो मैंने कहा एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 8x माइनस 4 आएगा, इक्वल टू 0 डालेंगे तो x की वैल्यू आपके लिए आ गई हाफ। अब आप क्या करें, एक और बार डिफरेंशिएशन करें, इसका एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे 8 आ जाएगा। दिस इज ग्रेटर देन 0, दैट मींस इस पॉइंट पर ये फंक्शन हमारे पास क्या है, इस पॉइंट पर ये फंक्शन हमारे पास क्या है, मिनिमा है। एक बच्चे ने कहा था कि सर जब क्वेश्चन में मिनिमा पूछा ही गया है तो आप डबल डिफरेंशिएशन क्यों कैलकुलेट कर रहे हो। अगला सवाल, y इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1, अगर मेरे को मैक्सिमम मिनिमा करना है तो मैं एक बार डिफरेंशिएशन करूंगा, y डॉट अगर मैं निकालूं तो क्या आएगा बेटा, 6x स्क्वायर माइनस 6x और 0। जब आपने y डॉट को 0 डाला तो हमारे पास यहां पे x की वैल्यू आपको मिलेगी 0 and 1, एक बार x की वैल्यू 0 आएगी, एक बार x की वैल्यू 1 आएगी। अब आपको नहीं पता कि x की वैल्यू 0 पर मैक्सिमा है या 1 पर मैक्सिमा है, x की वैल्यू 0 पर मिनिमा है या 1 पर मिनिमा। अब दो पॉइंट आ गए ना। ऐसे सवाल जहां पर एक ही क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है वहां पर तो ऑब्वियसली आप डबल डिफरेंशिएशन करके नहीं चेक करें तब भी काम चल जाएगा, लेकिन जब 2 पॉइंट्स आ जाएं या 3 पॉइंट्स आ जाएं या 4 पॉइंट्स आ जाएं तो आपको चेक करना पड़ता है। तब आप क्या करेंगे, एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 12x माइनस 12 माइनस 6।
अब आप x की वैल्यू 0 डालेंगे तो -6 आ रहा है, लेस देन 0, तो ये मैक्सिमा हो गया। जब आप x की वैल्यू 1 डाल रहे हैं तो ये ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू 1 पे ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो ये हमारे पास मिनिमा हो जाएगा। तो ऐसे चेक किया जाता है। फिर हम लोग लास्ट अपने टॉपिक पर आए थे बेटा, विच वॉज आवर इंटीग्रेशन। मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन इज नथिंग बट समीशन, जोड़ने को ही हम लोग इंटीग्रेशन यहां पर कहते हैं। और ग्राफिकली इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर कर्व, जहां पर हम लोगों ने एरिया भी निकाला था इंटीग्रेशन का यूज करके। ठीक है, तो इसके आपको याद रखना है एरिया अंडर कर्व है और एडिशन ही बेसिकली है हमारे पास। तो मैंने ये बताया था कि x की पावर n, सबसे पहले इस पर ध्यान देना, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या है, वो होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक लिखा है, प्लस कांस्टेंट। कांस्टेंट हम लोग चलो अभी छोड़ते हैं। फिर मैंने आपको कहा ये चीज आपको याद रखनी है, इंटीग्रेशन ये मतलब है इंटीग्रेशन, इसके नीचे अगर कुछ लिखा जाएगा दिस इज अवर लोअर लिमिट, इस साइन के इधर कहीं लिखा तो लोअर लिमिट, इधर कहीं लिखा तो अपर लिमिट। और एक बच्चे ने पूछा था सर ये dx कहां गया, dx आपको बताता है कि कौन वेरिएबल है, किसके रिस्पेक्ट में लिमिट्स डलेंगी। ठीक है, मैंने आपसे लिमिट्स लिखवाई थी, करवाया था और आप सोच पा रहे थे, तो बस उतना ही। dx को इंटीग्रेट नहीं करना है, ये कह रहा है कि भाई इस फंक्शन में x को इंटीग्रेट करना है, x वेरिएबल है, x को इंटीग्रेट करो, x के हिसाब से जोड़िए, तो लिमिट्स भी x की ही रहेंगी। ठीक है, तो dx हमारे पास इंटीग्रेट नहीं होता, ये बताता है किसको इंटीग्रेट करना है। जैसे dy बाय dx में वो कह रहा है y को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, ये कह रहा है इस फंक्शन को इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू x, ये कहता है। ठीक है, तो ये वाला आया। फिर मैंने कहा अगर आपका कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है, ये वाला 1, तो 1 को आप देखिए x की पावर 0 लिख सकते हैं, तो 0 + 1, x की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1, इसका इंटीग्रेशन x आएगा। अगर आपका कोई भी कांस्टेंट है तो इसको आप बाहर ले जाएंगे, और अगर आप यहां पर बाहर ले जाएंगे तो हमारे पास a × x + c आएगा। अगर इंटीग्रेशन 0 का पूछ लो तो कांस्टेंट है, बाहर ले जाइए, यही फंक्शन मल्टीप्लाई करोगे 0 से तो 0 ही आ जाएगा। साइन x का इंटीग्रेशन आपको याद रखना है माइनस कॉस x, गलतियां हो जाती हैं, 1/x का याद रखना है और हमारे पास e की पावर x का याद रखना है। ठीक है, इनडेफिनाइट, दो प्रकार की इंटीग्रेशन थी, एक इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन थी और एक डेफिनाइट इंटीग्रेशन थी। इनडेफिनाइट में मैंने कहा था लिमिट्स नहीं गिवन होंगी, तो आप अपना फॉर्मूला लगाइए, आखिरी में एक प्लस सी जोड़ दीजिए। सर ये प्लस सी क्या होता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी बस प्लस सी जुड़ेगा। डेफिनाइट इंटीग्रेशन में हमें जब ये पता हो कि कहां से लेके कहां तक इंटीग्रेट करना है, दैट इज अवर डेफिनाइट इंटीग्रेशन। तो वहां पर आपकी लिमिट्स रहती है, दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट। आप एक बार फॉर्मूला लगाते हैं, देखिए अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो एक बार आप फॉर्मूला लगाएंगे, कैपिटल f(x) मींस जुड़ने के बाद कुछ आया, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट। इसी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में एक बार x की जगह पर b रखेंगे माइनस इसी फॉर्मूले में x की जगह पर a रखेंगे, ये हमारे पास आएगा। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, टेल अस अबाउट द एरिया अंडर कर्व। ये हम लोगों ने पूरी बात करी थी, खत्म। 40 मिनट, स्टार्टिंग के 2-3 मिनट 35 मिनट, ठीक है, 11 लेक्चर 35 मिनट। अब बात यह है कि ये 35 मिनट किसके लिए काम का है, ये 35 मिनट उसी के लिए काम का है जिसने वो 10-11 लेक्चर्स में मेरे साथ रगड़ा है भाई। ठीक है, ऐसी ही जब मैं अपनी 12वीं में था तो आंख बंद करता था, पूरा चैप्टर मेरी आंखों के सामने से निकलता था, इतनी स्पीड से रिवीजन होती थी। अब कुछ बच्चे कहते सर मेरे पास तो टाइम ही नहीं है रिवीजन का। जब लेक्चर होता है तो इतनी फोकस से चीजों को करो, जब प्रेपरेशन कर रहे हो इतनी फोकस से करो कि आखिरी में आंख बंद करो तो पूरा चैप्टर निकल जाए सामने से, ये होती है रिवीजन। अब आप लोगों को क्या बना रखा है ना, आप लोगों को ना रट्टू तोता बना दिया है, नहीं बेटा ये करोगे ये करोगे ये, अरे भाई कभी कभार अपने आप को घिसना भी सीखना पड़ेगा। ठीक है, अब कई बच्चों को ये बहुत फास्ट लगेगा, है भाई 11 लेक्चर तो आराम आराम से करे, है ना, तो अब तो फास्ट करेगा ना। और तू इन लेक्चर्स को बेटा 3-4 बार बीच बीच में जैसी टाइम मिले देख और रिवाइज कर, देख और रिवाइज कर। मैं बता रहा हूं ये मैंने 40 लिया है, तेरे को 10 मिनट भी नहीं लगेंगे बाद में। ये तेरी प्रैक्टिस ही इस टाइम को कम कर सकती है और कुछ नहीं। तू उसको छोड़ दे, 1 साल बाद उठाएगा तो तेरे को दोबारा 11 लेक्चर देखने पड़ेंगे। इट डिपेंड्स कि तुम कितने एफर्ट्स डालते हो। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।